हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज रिलेशनशिप। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशनशिप हम ऑब्टेन करेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें पता है कि अगर किसी सब्सटेंस कोई सब्सटेंस मान लीजिए म्यू मोल्स ऑफ गैस है कंटेन करता है, इफ अ सब्सटेंस कंटेन mu moles and requires heat Q to raise its temperature from T to T plus डेल्टा T, मान लीजिए T plus डेल्टा T। तो हमें पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट is given by C is equal to Q divided by mu into delta T, where mu is equal to small m by capital M. Here small m is mass and capital M is molecular weight. Molecular weight of the matter या मटेरियल। तो यहाँ पे अगर हम हमें पता है अगर किसी लिक्विड या किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उस लिक्विड या सॉलिड के वॉल्यूम में या उसकी शेप में नाम मात्र का चेंज आता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता उसके वॉल्यूम में या मान लीजिए शेप में। लेकिन मान लीजिए हम लिक्विड या सॉलिड की जगह पे किसी गैस को हीट कर रहे हैं, तो अ गैस कैन बी हीटेड अंडर टू कंडीशंस। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है जिसपे ये पिस्टन है जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। मान लीजिए हमने यहाँ पे इस कंटेनर में हमारे पास गैस है और हमने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सप्लाई की गैस को। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे हम गैस को दो तरह से हीट सप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन कि हम गैस का वॉल्यूम है जो वो कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखें, यानी कि हम ये पिस्टन को बिल्कुल भी मूव ना होने दें, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहे गैस का। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम ये जो प्रेशर है इसको कांस्टेंट रखें। तो प्रेशर कांस्टेंट होने से क्या होगा कि मान लीजिए वॉल्यूम जो है बढ़ता है गैस का, गैस एक्सपैंड होती है, तो ये पिस्टन जो है अपनी पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास प्रेशर जो है गैस का कांस्टेंट है। तो इसी बेस पे हम सीवी एंड सीपी नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, and Cp is specific heat capacity at constant pressure। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो आज हम ये पता करेंगे कि Cp माइनस Cv कितनी अमाउंट से इसका डिफरेंस क्या है, यानी कि ये Cp Cv से कितनी बड़ी है, कितना अमाउंट बड़ी है। तो आज हम ये रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन ऑफ Cp एंड Cv, इसको हम मेयर्स रिलेशन भी बोल देते हैं।
मेयर्स रिलेशन। तो इसके लिए सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए, लेट डी क्यू बी द हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी गिवन टू अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट केस में मान लीजिए हम वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, तो मान लीजिए हम 1 मोल ऑफ गैस है वो जो यूज कर रहे हैं, तो हीट फॉर 1 मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय म्यू इंटू डेल्टा टी होता है। अगर मान लीजिए इफ अ सब्सटेंस कंटेन म्यू मोल्स एंड रिक्वायर्स हीट Q to raise its temperature from T to delta T, T plus delta T, then the molar specific heat is given by C is equal to Q divided by mu into delta T। तो यहाँ पे हमें पता है कि म्यू जो है is equal to small m by m, where small m is mass and capital M is molecular weight of the material। तो इस केस में हमारे पास अगर 1 मोल गैस होगी तो यहां से Q इज इक्वल टू C इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा CV इंटू 1 इंटू डी टी। तो यहां पे हमने म्यू की जगह पे 1 मोल ऑफ गैस ले लिया। तो अब हमें पता है कि हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है हीट सप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स ये जो वॉल्यूम है गैस का ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 होगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो हमें पता है कि डी डब्ल्यू जो है हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, P इंटू डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे dV इज इक्वल टू 0, तो डी डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हेयर डेल्टा V इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा W इज इक्वल टू 0। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन dq is equal to du plus dw, which is इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस इक्वेशन में हम dw0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई dq is equal to du। नाउ व्हाट इज dq? हमें पता है dq is equal to cv इंटू dt। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई du is equal to cv इंटू dt। तो दिस इज, यहां से dq is equal to cv इंटू dt, यही वाली इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे यूज की। तो du इज इक्वल टू cv इंटू dt। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए सेम गैस इज हीटेड नाउ
एंड अलाउड टू एक्सपैंड एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसी गैस को जो कि इस कंटेनर में है, अब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, dq अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन अब ये गैस जो है वो एक्सपैंड कर सकती है। अगर एक्सपैंड करेगी तो मान लीजिए ये पोजीशन ए है, तो पिस्टन जो है मूव करके पोजीशन बी पे चला जाएगा। तो प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस केस में हमें पता है कि फॉर 1 मोल जो हीट होगी dq वो हो जाएगी Cp इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। अगेन डेल्टा टी rise in temperature, here Cp is specific heat capacity at constant pressure। तो यहां से हमारे पास dq की वैल्यू जो है वो Cp इंटू डेल्टा टी आ गई। तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है द हीट सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम बाय dV, क्योंकि यहां से वॉल्यूम मान लीजिए इस स्टेज पे वॉल्यूम V था, इस स्टेज पे वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो हीट सप्लाइड, the heat supplied will also increase the volume of gas by dV। तो वर्क डन जो होगा इस केस में वो हो जाएगा P इंटू dV। तो नाउ अगेन वी आर यूजिंग इक्वेशन of first law of thermodynamics, that is dq is equal to du plus dw। तो इस इक्वेशन में हम dq जो है इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे और dw जो है वो इस इक्वेशन से यहां पे Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू du हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 du इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी प्लस यहाँ से P dV। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी नो दैट for 1 mole of a gas PV is equal to RT। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो P इंटू dV बाय dt इज इक्वल टू R इंटू dt बाय dt, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और R इज अगेन कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास दिस इज 1, तो ये इक्वेशन आ गई P dV इज इक्वल टू R इंटू dt। इस dt को हम दूसरी तरफ ले गए। तो यहां से हमारे पास P dV इज इक्वल टू R इंटू dt। तो इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे Cp, अगर हम डेल्टा टी को यहाँ पे
dt यानी कि चेंज इन टेम्परेचर dt से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू CV इंटू dt प्लस R इंटू dt। तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। dt है जो वो कैंसल हो जाएंगे। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन Cp एंड CV। अब हमें पता चल गया कि Cp इज ग्रेटर देन CV बाय अमाउंट R। Here R इज अ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंस जो है वो हमें बताती है Cp और CV के बीच। तो इसी इक्वेशन में अगर हम मान लीजिए if we divide both sides by m, Cp by m minus CV by m is equal to R by m। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास Cp minus CV is equal to small r, where small r is a gas constant for 1 gram of gas. Gas constant for 1 gram of a gas. So here in this relation Cp, Cv and R all are measured in joule per mole per Kelvin। अगर हम Cp, Cv और R की बात करें, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R रिलेशन से, तो इन सब को हम जो यूनिट यूज करेंगे जूल पर मोल पर केल्विन। तो अब मान लीजिए अगर हमारे पास Cp एंड CV जो है वो कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो, जूल की जगह पे मान लीजिए Cp एंड CV जो है वो वर इन कैलोरी पर मोल per Kelvin and R in joule per mole per Kelvin, then relation can be written as Cp minus CV is equal to R by J। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, वेयर J इज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, joules mechanical equivalent of heat and its value is 4.18 joule per calorie। इसी तरह से अब हमें पता है R जो है इसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cp माइनस CV जितने अमाउंट से दोनों में डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है। इट इंप्लाइज दैट Cp इज ग्रेटर देन CV and their difference is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin।
तो दिस इज ऑल अबाउट relation of specific heat capacity at constant volume and specific heat capacity and constant pressure. तो हमने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा एक केस में, दूसरे केस में हमने यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। तो इस केस में हमारे पास दिस इज CV इंटू डी टी। अगेन हेयर यहाँ पे हमारे पास आप डेल्टा टी की जगह पे यहाँ पे भी कर लीजिए डी टी। हेयर डी टी डेल्टा टी की जगह पे हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं डी टी। हेयर आल्सो we can use dt। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस of first law of thermodynamics। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी and tells that heat energy and mechanical work can be converted into each other. However, this law has the following limitations. First limitation जो है इसकी वो ये है, it does not give any idea about, does not give any idea about the extent to which heat can be converted into work. Heat can be converted into work. इसी तरह से it does not give any idea about the conditions under which heat can be converted into work. It does not give any idea about the conditions under which heat can be converted into work। इसी तरह से ये डायरेक्शन के बारे में भी जो है आइडिया नहीं देता। इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द डायरेक्शन in which heat is converted into mechanical work। These limitations can be understood by considering a few examples as मान लीजिए हम फर्स्ट लॉ यूज करके अगर हम ये बता सकते हैं कि किसी टारगेट से मान लीजिए कोई बुलेट किसी
मान लीजिए यहाँ से कोई बुलेट निकली है किसी गन से और यहाँ पे जाके किसी ब्लॉक पे टकराती है, तो हमें पता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। यहाँ पे जाके जब बुलेट टकराएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से बुलेट जो है वो क्या हो जाती है, उसकी एनर्जी जो यहाँ से बुलेट के कारण यहाँ पे ब्लॉक है जो वो वहां पे जो है वो गर्म हो जाता है उतनी उतनी जगह पे। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हीट जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया कि ये हीट एनर्जी दोबारा क्यों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती और बुलेट जो है वो वापस बैक क्यों नहीं चली जाती, फ्लाई क्यों नहीं हो जाती दोबारा से फ्रॉम इनसाइड द ब्लॉक। इसी तरह से why the whole amount of heat can never be converted into work, the first law of thermodynamics has no answer। इसी तरह से the first law of thermodynamics does not tell us why is it that we are not able to convert huge amount of heat energy from ocean water into mechanical energy as is the case in hydroelectric projects। और इसी तरह से when water is heated on a stove, heat always flows from stove into the vessel in which water is being heated। First law of thermodynamics does not predict what prevents the heat from flowing। So these are the limitations of first law of thermodynamics। और ये कुछ उसकी एग्जाम्पल्स थी जिससे हम उसको क्या है वो समझ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।